नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में। और आज हमें मनोविज्ञान के एक भाग जो अधिगम है उस पर चर्चा करनी है। और ये टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। और जो सीटेट है जो अभी 5 जुलाई में होना है, लगभग 5 जुलाई को डेट फिक्स है, लेकिन हो सकता है मे भी डेट बढ़ जाए कोविड-19 की वजह से। लेकिन 5 जुलाई अभी कन्फर्म है, इस पर कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है कि बढ़ेगी। तो साइकोलॉजी का जो पोर्शन होता है, जो 30 नंबर होते हैं, मैं तो उसमें 30 में मान के चलो उसमें 22-25 नंबर अपने पेडागॉजी बेस्ड ही होते हैं। 3-4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पेडागॉजी पढ़ने के लिए जो हम यहाँ लिखवाते हैं पॉइंट, वो कम जरूरी होते हैं उसके अपेक्षा जब उस पर समझाते हैं चीज़ों को, जब बोलते हैं कि कैसे हुआ, जैसे हमने आत्मा का विज्ञान का पूरा रहस्य बताया, आपको व्यवहार बताया, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता। ये क्वेश्चन अपना टेट एग्जाम्स में ज़्यादा बनता है, जैसे यूपी टेट ले लो, आर टेट ले लो। अगर अपन को पेडालॉजी की बात की जाए तो पेडागॉजी का मतलब होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार में यदि स्थायी परिवर्तन हुआ तो क्या कहलाएगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मतलब क्वेश्चन जो हम बोलते हैं शब्दों को, उनसे प्रश्न बनते हैं मित्रों। तो बिल्कुल आप बड़े ध्यान से सुना करें, जो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, आपको उदाहरण दिया जाए किसी बच्चे को आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के जो आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर लेके आएंगे तो बताएंगे। तो इसलिए आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैंने खुद दिया है सीटेट, और यदि फर्स्ट टाइम में सीटेट निकालना है तो पेडागॉजी पर हमें बहुत 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 ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। इस पर हम आपको सीटेट सिलेबस वगैरह पे एक वीडियो अलग से दे देंगे। यहाँ बिना समय गंवाए हुए आज हमें बात करनी है अधिगम पे। अधिगम की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, थोड़ा हम पिछले टॉपिक से जोड़ते हैं। पिछले टॉपिक में हमने व्यवहार शब्द का पढ़ा, व्यवहारवाद जाना। अब हमें आज का टॉपिक है हमारा अधिगम। अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है, हमारा बिंदु है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है संकीर्ण अर्थ, एक होता है व्यापक अर्थ। ये अपन बताएंगे यहाँ व्यापक अर्थ, और यहाँ बात करेंगे संकीर्ण अर्थ की, काहे की संकीर्ण अर्थ। अब व्यापक अर्थ क्या होता है मित्रों, और संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ, व्यापक मतलब विस्तृत, हर जगह अप्लाई होने वाला। संकीर्ण अर्थ मतलब होता है अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये हो गया इसका संकीर्ण अर्थ। इसका क्या होगा, ये संकीर्ण अर्थ हो गया इसका सीखना। और इसका जो व्यापक अर्थ होता है, जो व्यापक अर्थ होता है सीखना, कैसे सीखना, कब सीखना। और व्यापक अर्थ होता है, ये होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन कैसा होता है, 2 प्रकार का, एक तो हमारा स्थायी होगा, एक अस्थायी। अब ये व्यवहार किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि हमें मनोविज्ञान सीखना है और पेडागॉजी सीखनी है, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यवहार पर ही चर्चा करेंगे। और ये व्यवहार शब्द जो है, पिछले टॉपिक में शायद मैंने बताया था, आज इस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। ये जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द है 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक अवधारणा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मनोविज्ञान की एक अवधारणा में व्यवहार शब्द दिया था। और जो व्यवहार शब्द का व्यापक प्रचार प्रसार है, और जो व्यवहारवाद दिया वो जेबी वॉटसन ने दिया था सन 1912 में, ये आपको हमने बताया था। तो आप लिख लीजिए, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जा सकता है, जेबी वॉटसन को कहा जा सकता है। ये व्यवहारवाद कब आया, 1912 में आया, ठीक है। 1905 में शब्द दिया गया। इतना हमने आपको व्यवहार शब्द के बारे में बताया। अब हमें अधिगम पढ़ना है, अब हमें अधिगम की परिभाषा को पढ़ना है, अधिगम को जानना है, अधिगम क्या होता है, अधिगम से क्या फायदा है, और अधिगम के बारे में हमें क्या क्या सीखना है। तो हमने आपको बताया कि जो संकीर्ण अर्थ होता है वो सीखना मतलब हम किसी भी प्रकार से सीखते हैं, कब सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये हो गया हमारा संकीर्ण अर्थ। वही यदि हम व्यापक अर्थ अधिगम की चर्चा करें तो इसका मतलब है, तो जो अब व्यक्ति किसी भी समय 24/7 आवर्स कोई भी कार्य करता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उसका बिहेवियर रहता है, इस सब का अध्ययन करना, इस सब से सीखना ही अधिगम का एक व्यापक अर्थ है। उस व्यापक अर्थ की ओर हम चलते हैं।
और सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि हमें अधिगम करना कैसे है, अधिगम की परिभाषा कैसे होती है। हमने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन, हमने कहा व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान से सुनना मित्रों, जो व्यवहार में परिवर्तन होगा ये भी दो प्रकार से होगा, जो व्यवहार में परिवर्तन होगा ये भी दो प्रकार से होगा। अब पूछो कैसे दो प्रकार, तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है स्थायी परिवर्तन, एक होता है स्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी परिवर्तन, एक होता है अस्थायी परिवर्तन। अब स्थायी परिवर्तन क्या होता है पूछने वाली बात हो गई, वो अस्थायी, हमने कहा एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। देखो स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन में अंतर होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है क्या, पहले इस पे बड़े गौर से सुनना आप सभी लोग, बिल्कुल फोकस यहाँ सुनने पर करने हैं। हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है। आपने देखा एक व्यक्ति हो गया बीमार, एक व्यक्ति क्या हो गया बीमार, और उसे हो गया टाइफाइड जिसे मोती जला बोलते हैं। डॉक्टर ने उसका करवा दिया खाना बंद, उसके व्यवहार में हो गया परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो गया, पहले वो दाल रोटी सब्जी खाता था, विभिन्न प्रकार के मोमोज हो गए, समोसे हो गए, फास्ट फ्रूट खाता था, अब वो सिर्फ क्या खा रहा है, फलाहार खा रहा है। तो ये उसमें क्या हो गया, उसके व्यवहार परिवर्तन हो गया। पहले वो अच्छा एक क्रिकेट खेलता था, अच्छा फुटबॉलर था, कुछ भी था, अब उसके सारे काम क्या हो गए, वो टेकन बेस्ट रेस्ट हो गया। ये उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। लेकिन ये परिवर्तन कितने समय के लिए हुआ मित्रों, ये परिवर्तन मात्र उसके जब तक उसका टाइफाइड सही नहीं होता उतने समय के लिए हुआ। तो यह परिवर्तन हमारा अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। कैसा परिवर्तन कहलाएगा मित्रों, अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। और जबकि हमें यदि अधिगम को जानना है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो होना कैसा चाहिए, स्थायी होना चाहिए। यदि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसी का नाम अधिगम कहते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को, व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। अब स्थायी परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन कैसे होता है, तो हमें पता है ये स्थायी परिवर्तन हो गया, इस पर हमें चर्चा करनी है। होता कैसे, देखो ये पहले तो हम तीन मूल शब्द दे देते हैं आपको, फिर इस पर व्याख्या करते हैं। जो हमारा ये परिवर्तन होता है, ये अधिगम जो होता है स्थायी में, ये अनुभव के द्वारा होता है, प्रशिक्षण के द्वारा होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है, और अभ्यास के द्वारा। अब इस तीनों पॉइंटों को हमें समझ लिया तो ये मान के चलो कि हमने अधिगम आधा समझ लिया, आधे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिए, ये बिल्कुल मान के चलो। अब यहाँ लिखा है अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होगा वही अधिगम कहलाएगा। ये हम अधिगम की परिभाषा बोल सकते हैं। अब कैसे होगा इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी जो भी वित्त बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, निश्चित है किसी ना किसी प्रशिक्षण को आपने प्राप्त किया होगा, बीएलएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, बीटीसी की होगी, बीएड किया होगा, तब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आ रहे होंगे। तो निश्चित है आपको दिया गया एक प्रशिक्षण, आपको दिया गया एक प्रशिक्षण, और उस प्रशिक्षण में बताया गया आप लोगों को कि किस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस प्रकार से हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होगी, हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, बच्चों से हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। आपने एनसीएफ भी पढ़ा होगा, आरटीई भी पढ़ा होगा, आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी पढ़ा होगा, आपने सारे शिक्षा अधिनियम भी पढ़े होंगे, बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी। आपको किया गया है क्या, प्रशिक्षित, आपको दिया गया है एक प्रकार का प्रशिक्षण। उस प्रशिक्षण के द्वारा आपके अंदर आ गया एक स्थायित्व टीचर बनने का, वो भी कैसा, एक अच्छा टीचर बनने का, कि हमें बच्चों को मारना नहीं है, हमें बच्चों पर मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी है, हमें बच्चों को बिल्कुल खेल खेल के सिखाना है, और जो हमारा उद्देश्य होगा बच्चों को पढ़ाने का वो बाल केंद्रित होगा। ये हमने किस प्रकार से सीखा, प्रशिक्षण हुआ हमारा, प्रशिक्षण के द्वारा सीखना। और यह सीखना हमें रहेगा जीवन भर याद, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया गया है। तो प्रशिक्षण से सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है, व्यवहार में जो करता है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है प्रशिक्षण के द्वारा। समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं अनुभव। अनुभव मित्रों दो प्रकार का होता है। एक अपन नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। एक अनुभव होता है जो हम खुद से गेन करते हैं, एक अनुभव होता है हमें दूसरों से मिलता है। जैसे कि आपने सदैव शिक्षा ग्रहण की है, आपने देखा कि टीचर्स स्कूल में कहते हैं अरे मेरा अनुभव कहता है कि एक बच्चा बहुत आगे जाएगा, किसी को कहते हैं मेरा अनुभव कहता है ये बच्चा थोड़ा मतलब पढ़ने में इसका मन कम लगता है, यदि इसका दिमाग तो बहुत शार्प है, तेज है, यदि ये पढ़ने में मन लगाएगा तो बहुत आगे जाएगा, ये मेरा अनुभव कहता है। तो हमने सीखा, वहाँ से हमें क्या मिल रहा, दूसरों के अनुभव से हम गेन कर रहे हैं कि हमारा टीचर जब था वो पहचान था। खुद का अनुभव क्या होता है, हम देखते हैं हमारे साथ कई मित्र ऐसे होते हैं पढ़ने वाले कि जो पता चलता है हमसे कम भी पढ़ते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं।
तो ये हमारा अनुभव खुद का कहता है कि जरूरी नहीं कि ज़्यादा पढ़ने वालों के नंबर ही ज़्यादा आए, या जरूरी नहीं कम पढ़ने वालों के नंबर कम आए। तो हो सकता है कि ये हमारा खुद का अनुभव बोलता है कि वातावरण में ऐसा वातावरण मिलता है, कई व्यक्तियों का इतनी बुद्धि तेज होती है कि वो कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो ये हमारा अनुभव होता है, कुछ अनुभव खुद से लिया, कुछ दूसरों से लिया, इससे हम एक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक किसान आदमी होता है, तो नया कोई किसान व्यक्ति बनता है, जैसे नई खेती में कोई उतरता है, तो वो पहले अपने बड़ों बूढ़ों से लेता है संपर्क, हमें किस प्रकार से खेती करनी है, कैसे क्या करना है, और एक समय के बाद उसे एक दूसरों से उसने लिया अनुभव, उस अनुभव को कुछ गेन करेगा। अब जब वो 2-4 साल खेती करता है तो उसे खुद एक अनुभव होता है खुद का, हाँ यार अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद और बेस्ट कर सकते हैं। या पढ़ाई में जैसे हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने लगाया, उसका लॉन्ग मेथड है, हमने 2-3 बार क्वेश्चन किया, पहले हमने गुरुजी के कहने पे किया, हमें लॉन्ग मेथड आया, और करते करते हमें खुद से एक आभास होता है यार क्यों ना इसे इस मेथड से किया जाए, तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारा खुद का अनुभव बोलता है करते करते। तो ये क्या हो गया, अनुभव हो गया। और जब जो काम करते करते हैं वह अभ्यास होता है, जिस काम को हम निरंतर करते हैं वह अभ्यास होता है। और अभ्यास पर 3 नियम भी दिए थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने नियम भी दिए थे, जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे। अब यदि हमें परिभाषा लिखने को कही जाए अधिगम की, तो हम क्या लिखेंगे बताओ। यदि हमें परिभाषा कही जाए, एक संपूर्ण परिभाषा बीटीसी में आ जाए लिखने की, तो हम क्या लिखेंगे। तो परिभाषा हम लिखेंगे व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण व अभ्यास के द्वारा हुआ स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आज से हमें कभी भी अधिगम की परिभाषा नहीं भूलेगी। अब प्रश्न उठता है, सर यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति है वो निरंतर किसी चीज का अभ्यास करता है, तो उसके अंदर बताओ क्या होगा। अधिगम होगा, अभिप्रेरणा होगी, स्थायी अधिगम होगा, अस्थायी अधिगम होगा। तो हाँ ऑप्शन टिक होगा, स्थायी अधिगम होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि एक बच्चा निरंतर सवालों को रटता है, अभ्यास करता है, एक समय होता है वो सीख जाता है। किस प्रकार से उसने सीखा, तो उसने अपने अभ्यास के द्वारा सीखा। ठीक है, इस प्रकार के काफी प्रश्न बनते हैं। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं पर, अधिगम की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। पहली परिभाषा हमारी क्रो एंड क्रो की है। क्रो एंड क्रो ने कहा था आदत, ज्ञान, और अभिवृत्ति किसी का मन होता है। अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अधिगम कहलाता है। अब इस परिभाषा को याद कैसे रखेंगे। हमें कहा है क्रो एंड क्रो, मिस्टर क्रो एंड मिसेज क्रो, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे, तो हम कह सकते हैं एक कौवा और 2 कौवा। दो कौओं ने मिलकर 3 बातें कही। पहली बात कही आदत, दूसरी बात कही ज्ञान, और तीसरी बात कही अभिवृत्ति। तो हमारा जो वहाँ प्रश्न आता है टेट एग्जाम्स में, तो वहाँ प्रश्न लिखा आएगा आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी। आपको 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि 2 कौओं ने 3 बातें कही हैं। पहली बात कही है आदत, दूसरी बात कही ज्ञान, और तीसरी बात कही है अभिवृत्ति। यदि हमें परिभाषाओं को याद करना है तो हमें इनके कीवर्ड्स याद रखने होंगे। अगली परिभाषा हमारी है बीएफ स्किनर की। इन्होंने कहा था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम तो बीएफ स्किनर मतलब स्किनर। देखो हमने ये परिभाषा पढ़ी है, इसका कीवर्ड्स क्या है, उत्तरोत्तर अनुकूलन या उत्तरोत्तर अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। हमने पढ़ा उत्तरोत्तर,
उत्तर धन उत्तर, मतलब लगातार वृद्धि करना। और लगातार वृद्धि कौन कर सकता है? स्किनर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नर, और नर मीन्स होता है प्राणी, और प्राणी एक ऐसा जीव है जो लगातार दर प्रतिदिन वृद्धि करता है, दर प्रतिदिन नई नई खोजें कर रहा है आज विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसलिए इस परिभाषा को याद करना है। तो ट्रिक है इसकी याद करने की कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, जहां उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया आई तो उत्तरोत्तर विकास कौन कर सकता है? नर कर सकता है। नर से बन जाएगा BF स्किनर। अगली परिभाषा हमारी एक और है JP गिलफोर्ड। JP गिलफोर्ड ने कहा था व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। देखो गिलफोर्ड नाम को पढ़ो। फोर्ड किला होता है, किले में 2-3 दरवाजे होते हैं, एक से ही होंगे। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार, उसी चीज के द्वारा उसी में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। ये हमारे महान JP गिलफोर्ड ने कहा था। इस पर और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं अपनी, अभी तो वुडवर्थ की है, आइजेंक की है, पील महोदय की है, बहुत सी परिभाषाएं हैं। तो मैंने सोचा कि यदि यहाँ परिभाषाएं ज़्यादा आपको पढ़ाते हैं तो आपको बार बार ये परिभाषाएं याद करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए 8-10 मिनट का लेके आऊँगा, जिसमें अपनी अधिगम की, मनोविज्ञान की लगभग 10-10, 12-12 परिभाषाएं होंगी। वो परिभाषाएं होंगी जो अधिकतर 2-3 बार रिपीटेशन में हुई हैं या जिनकी आने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसी परिभाषाओं का वीडियो आपको किसी भी दिन इस मंथ में मिल जाएगा। अब हमें आगे चर्चा करनी है अधिगम पर, और हमें अब अधिगम में पढ़ना है अधिगम की विशेषताएं। अब हमें पढ़ना है अधिगम की विशेषताएं कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये अधिगम की विशेषताएं हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं। पहली विशेषता क्या कहती है? अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। जो अधिगम होता है वो व्यवहार में कैसा होता है? वांछनीय परिवर्तन होता है, मतलब स्थायी अधिगम सार्वभौमिक होता है। जो अधिगम होता है वो सार्वभौमिक होता है, हर जगह लागू होता है। अगला पॉइंट कहता है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा भी कह सकते हैं बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक व्यक्ति है जिसका जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से सीखता रहता है। इसलिए जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। अगला चौथा पॉइंट कहता है अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब बच्चे को माँ सिखाती है तो माँ औपचारिक रूप से भी कुछ सिखाती है, कुछ अनौपचारिक रूप से भी सिखाती है। जो हमें विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जो हमें घर पे शिक्षा अपने माँ बाप से, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहनों से सीखने से मिलती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। उसमें कुछ औपचारिक भी होती है, हमें घर पे कैसे रहना है, सामाजिक व्यवहार कैसे करना है, खाना पीना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जिनका कोई टाइम निश्चित नहीं होता। कोई भी कभी भी किसी वक्त सिखा सकता है। अगला होता है अधिगम रटना नहीं है, समझना है। अधिगम का तात्पर्य होता है, जैसे कि हम भी आपको बताते हैं कि हमें साइकोलॉजी को रटना नहीं है, समझना है। अधिगम भी कहता है रटना नहीं है। और NCF 2005 भी इसका विरोध करता है, रटन प्रणाली को अलग करता है। तो NCF पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अधिगम अनुभव का ही परिणाम होता है। जैसे अभी बताया कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। ये इसकी विशेषता भी है। और अगला है अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है, धनात्मक स्थानांतरण भी होता है, इसका ऋणात्मक स्थानांतरण भी होता है, शून्यात्मक स्थानांतरण भी होता है, क्षैतिज स्थानांतरण भी होता है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण भी होता है, एक पार्श्वीय स्थानांतरण भी होता है और द्विपार्श्वीय स्थानांतरण होता है। जब अधिगम के वक्र स्थानांतरण पढ़ाएंगे तब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे, जो CTET और TET के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो इंसान खुद से भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। अगला क्या है? अधिगम हमेशा जीवनोपयोगी होता है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी होता है। एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हैं, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक भी होता है। कोई व्यक्ति अच्छी बातें सीखता है, कोई बुरी बातें सीखता है। इसलिए जो अधिगम होता है वो हमारा सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, और लास्ट के 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं कई बार। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। जब आपको वृद्धि और विकास पढ़ाएंगे तो जो अधिगम होता है और विकास होता है एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। अगला है अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है।
अधिगम ये नहीं कह सकते अपन जो सीख रहे हैं वो सदैव नया है, कुछ हम पुराने ज्ञानों से अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं, तो अधिगम सदैव नवीन नहीं हो सकता। कभी पुराना अधिगम कभी अनुभव के द्वारा भी हम सीख सकते हैं, और जो हमारे अनुभव के द्वारा सीखा हुआ होता है कुछ पुराना होता है, कुछ हम पीछे विगत सीखी गई चीज़ों से भी हम कुछ अर्जन करते हैं, उसमें नया ऐड कर लेते हैं। अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है, जो हमारा अधिगम होता है उससे सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक ये सारे विकास होते हैं। इसलिए कहा गया है अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। और अधिगम सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है, अधिगम सदैव लक्ष्य की ओर होता है। यदि कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है तो उससे कुछ मिलेगा तभी तो ना अधिगम करेगा, यदि नहीं मिलेगा तो बताओ कैसे अधिगम करेगा। तो जो अधिगम होता है वो लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। यदि आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि हम सभी का जो परिवार में जितने लोग जुड़े हैं सबकी एक एक कुर्सी सरकारी पक्की हो, इसलिए हमारा भी एक लक्ष्य है, क्योंकि हमें नौकरी पाना है। तो इसलिए अधिगम जो सदैव होता है लक्ष्योन्मुखी होता है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महान B.F. स्किनर ने भी कहा था, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक होती है। और महान मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। दोबारा सुनना, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। ये महान मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने कहा था। ये आपकी अधिगम की विशेषताएं हो गई मित्रों। अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे, उसमें हम सीखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, अधिगम के पक्ष होते हैं, अधिगम के प्रकार होते हैं, और धीरे धीरे हम अपने थॉर्नडाइक, पावलोव, B.F. स्किनर के सिद्धांतों पर चलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर करें, और जो हमारे नए मित्र हैं इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि साइकोलॉजी हुई अब आसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।